कई बार कई लोगों को 5 की वैल्यू पर भी तेज दर्द होता है और कई पेशेंट्स को ये 7-8 तक भी परेशान नहीं करता। मतलब वो पेशेंट ही नहीं होते, मैं ये कहूंगी, क्योंकि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। घर पे रहकर ही ठीक हो सकते हैं एक्चुअली, अगर हम यूरिक एसिड की बात करेंगे खास करके। और इस बात का ध्यान रखना कि क्या हम कोई दवाइयां तो नहीं ऐसी खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो क्लियरेंस है यूरिक एसिड की वो सही से नहीं हो रही। इसी वजह से ही जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाते हैं लोग और जो किडनी की दवाइयां खाते हैं, उनका यूरिक एसिड अगर आप देखें तो 8, 10, 11, 12 इतना भी रहता है। हमारी किचन की शेल्फ पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वंदना जी, जो कि हमें यूरिक एसिड से बचाने में और इसको ठीक करने में हमारी बहुत हेल्प करती है। कि जो स्वास्थ्य है वो छुपा ही हमारी रसोई में हुआ है। जो भी हम रसोई में खाते हैं वो हमारी दवा है। कोई भी चीज जिसको डेली बेस पे हमारे शरीर से बाहर निकालना है, अगर वो नहीं निकल रही और अंदर ही इकट्ठी हो रही है, तो वो हर जगह पे जाके जम सकता है, जहां भी उसको जगह मिलेगी। और जहां पर भी वो इकट्ठा होगा वहां नुकसान ही करेगा, कोई ना कोई बीमारी ही करेगा। तो ऑर्गेन्स को डैमेज करने में यूरिक एसिड जो है एक जहर की तरह काम करता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर अनु से। डॉक्टर अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद वंदना जी। डॉक्टर अनु, आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड पर। तो यूरिक एसिड की प्रॉब्लम वैसे तो अधिकतर घरों में दिखाई देती है, तो हम बात करेंगे कि यूरिक एसिड क्यों होता है, इसके होने की क्या वजह होती है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसे कैसे पहचान सकते हैं, इसके अलावा इसका क्या ट्रीटमेंट है। साथ ही साथ किसी को यूरिक एसिड का दर्द तेज हो जाए तो उस वक्त क्या ये। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे आपसे कि यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और इसे घर पर रहते हुए भी कैसे ठीक किया जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं हम कि यूरिक एसिड क्या होता है और कैसे होता है, इसके होने के क्या कारण है। वंदना जी, हमारी बॉडी में जो डेली मेटाबॉलिज्म होता है उसमें बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट डेली बेसिस पर निकलता है। उनमें से यूरिक एसिड भी एक है। बिल्कुल जिस तरह से हम खाना खाते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हम डेली फिसिस के रूप में या यूरिन के रूप में निकालते हैं। तो यूरिन में फ्लश आउट होने वाली जो चीजें हैं उनमें यूरिक एसिड भी एक है। बनता ये रोज ही है, इसलिए इसका होना एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बढ़ी हुई मात्रा इसका एक मेडिकल प्रॉब्लम है। और ब्लड के टेस्ट होते हैं, ब्लड के लेवल्स होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका रोज हमारे शरीर से बाहर निकलना जो है वो बहुत जरूरी है। डॉक्टर अनु, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलता है कि किसी का यूरिक एसिड बढ़ गया है। ज्यादातर लोगों को यूरिक एसिड की जब प्रॉब्लम होती है तो उन्हें तेज दर्द होता है उनके छोटे जोड़ों में। सबसे ज्यादा यूरिक एसिड जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है पैरों की जो अंगूठे रहते हैं उनके जो जोड़ होते हैं उनमें। तो एकदम से रेडनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई, हाथ लगाने से भी दर्द हो रहा है और बहुत तेज दर्द हो रहा है, हम चल नहीं पा रहे हैं, रात को सोते हैं सुबह उठते हैं तो उठ के भी वो तेज दर्द जो है वो परसिस्ट करता है, लगातार होता है। तो यूरिक एसिड की जो पहचान है सबसे ज्यादा इसी से ही होती है कि ये छोटे जॉइंट्स में रेडनेस यानी कि लाली आ जाती है, छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं उसमें सूजन आ जाती है, उनमें पेन होता है, बहुत तेज दर्द होता है, स्टिफनेस हो जाती है। तो इसको गठिया या गाउट भी बोलते हैं आम भाषा में। तो ये बहुत ही एक आम बहुत कॉमन बीमारी बन चुकी है आज की डेट में। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूरिक एसिड और यूरिया क्या एक ही चीज होती है या अलग अलग चीजें होती हैं दोनों। जी, दोनों में कॉमन चीज दो है। एक तो इनका यू कॉमन है, यूरिया और यूरिक एसिड का, कि दोनों यू से शुरू होने वाले, शायद इसी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और दूसरी कॉमन चीज यही है कि इन दोनों का डेली बेसिस पर जो बाहर निकालना है वो किडनी करती है। इसके अलावा ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। यूरिया बिल्कुल अलग बाई प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। और जो यूरिक एसिड है ये प्रोटीन्स का जब में जो प्यूरिन्स होते हैं उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है तो जाके एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो यूरिक एसिड बनता है।
जो कि डेली बेसिस पर बनता है, तो दोनों एक नहीं है। यूरिया बिल्कुल अलग चीज है और यूरिक एसिड बिल्कुल अलग चीज है। यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? मेल्स और फीमेल्स में यूरिक एसिड की जो वैल्यू है दोनों में अलग अलग रहती है। महिलाओं में यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू जो मानी जाती है ब्लड में, वो ज्यादातर 2 से 6 मानी जाती है, और जो मेल्स हैं उनमें इसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा रहती है। नॉर्मल वैल्यू 3 से 7 के बीच की मानी जाती है। लेकिन इसके साथ ही मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है कि इस वैल्यू के अंदर रहें तो आपको ये यूरिक एसिड दिक्कत नहीं दे सकता। कई बार कई लोगों को 5 की वैल्यू पर भी तेज दर्द होता है, और कई पेशेंट्स को ये 7-8 तक भी परेशान नहीं करता। मतलब वो पेशेंट ही नहीं होते, मैं ये कहूंगी, क्योंकि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो एक तो स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज हैं इसकी, और सेकेंडली सब्जेक्टिव वैल्यूज है, यानी कि हमारी अपनी इंडिविजुअल बॉडी कितना झेल पाती है, कितना उसका नॉर्मल वैल्यू ही अगर 4 रह रही है, 5 रह रही है, तो वो 7 से ऊपर जाएगा तो उसको दिक्कत देगा। तो नॉर्मल अगर ब्लड टेस्ट में हमने टेस्ट करना है तो मेल्स के लिए 3 से 7 और फीमेल्स के लिए 2 से 6 एक रेंज है यूरिक एसिड का। क्या घर पे रह के पहचान हो सकती है कि यूरिक एसिड हो गया, बढ़ गया है या नहीं? बिल्कुल हो सकती है वंदना जी। पहले कहाँ लैब्स होते थे, पहले तो सिम्टम्स से ही पता चलता था कि क्या बीमारी हो गई है और क्या नहीं हो गया, और बाकी जो है जो हिस्ट्री से और वैद्य जी पहचान लेते थे कि ये गठिया है, या ये आम बात है यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, या कि ये गठिया है यूरिक एसिड की वजह से, यानी पित्त बढ़ा हुआ है, उस वजह से गाउट हुआ पड़ा है, गठिया हो गया है। तो घर पे जो इसकी पहचान है उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताना चाहूंगी, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं वो खुद पहचान कर सकें और किसी भी भ्रम में ना रहें। तो जोड़ों के जो दर्द रहते हैं वो मुख्यतः 3 कारणों से होते हैं। एक तो गठिया, जिसको हम गाउट बोलते हैं, जिसकी वजह है यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाना हमारे खून में, और ये यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो ये जम जाता है, किडनीज में जम जाएगा, वहां पे स्टोन्स बन जाएंगे, वहां पेन होगा। जोड़ों में जम जाएगा तो वहां पर स्पेस ले लेगा और मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, तो गठिया बन जाएगा, गाउट बन जाएगा, डिफॉर्मिटी हो जाएगी। तो पहला साइन इसका जो रहता है वो दर्द रहती है, स्टिफनेस रहती है, मूवमेंट करने में दिक्कत होगी, और वो भी पर्टिकुलरली छोटे जोड़ों में। पैरों के जोड़ों में जल्दी ये नजर आता है, या कई कई पेशेंट्स को हाथ के जोड़ों में भी हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ पेन के साथ ही साथ इन जोड़ों में रेडनेस भी रहेगी, हीट निकलेगी, जलन होगी, यानी पित्त के सारे सिम्टम्स होंगे, गर्मी के सारे सिम्टम्स होंगे, इन्फ्लामेशन के सारे सिम्टम्स होंगे। एक्चुअली ये एसिड है तो इन्फ्लामेशन करता है, इसलिए इन्फ्लामेशन के ही सारे सिम्टम, सारे लक्षण जो हैं हमें अपने जोड़ों में नजर आते हैं, तो हम इसको पहचान सकते हैं। दूसरा इसका पहचानने का एक और आसान तरीका ये है कि बहुत सारे पेशेंट्स को पास्ट में उनकी मेटाबॉलिज्म में, मतलब उनका जो खान पान है उसमें भी पित्त की प्रॉब्लम रहेगी, इनडाइजेशन रहेगा, उनको एसिड बनेगा ज्यादा, थोड़ा सा भी खाएंगे तो तेजाब बनता है, जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, ऐसी हिस्ट्री रहती है। उसके बाद धीरे धीरे करके ये समस्या जो है जोड़ों में नजर आनी शुरू हो जाती है। तो अगर गाउट है और उसका कारण यूरिक एसिड है, गठिया है, तो और उसकी वजह से जोड़ों में दर्द है, तो हम इसको इस तरह से पहचान सकते हैं। 2 और कारण रहते हैं। एक तो रहता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो ज्यादातर एज लिंक्ड होता है, मतलब हड्डियां अंदर से खाली होती गई, खोखली होती गई, एज के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस होता गया, कैल्शियम उनमें से निकलता गया, तो वहां जगह बनती गई, और उस जगह बनने के वजह से उसमें वायु भर जाती है, एयर भर जाती है, तो उसमें आवाज आती है जोड़ों में, और दर्द रहती है, ड्राइनेस रहती है बॉडी में। तो ये एक एज लिंक्ड प्रॉब्लम है, ज्यादातर ज्यादा उम्र के लोगों को होता है ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, और हिंदी में इसको संधिवात भी बोलते हैं, कि संधियों में वात घुस गई, वायु घुस गया। या फिर जो ओवर यूसेज करते हैं, जैसे कि रनर्स होते हैं, जैसे कि फुटबॉल प्लेयर होते हैं, जो ओवर यूज करते हैं अपने जॉइंट्स को, उनकी हड्डियों में भी ये समस्या हो जाती है।
तीसरे वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स लेते हैं, सप्लीमेंट्स लेंगे या ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। ज्यादा प्रोटीन खाने की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, क्योंकि उसको पचाने के लिए कैल्शियम चाहिए, तो वो हमारी जो बॉडी है वो बोन्स में से निकाल लेती है। तो अगर ये समस्या की वजह से जोड़ों का दर्द हो रहा है, तो इसमें जो लक्षण होंगे वो रहेंगे कि बड़े जोड़ों में ज्यादातर ये देखने को मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, उसमें से आवाज आएगी, जब भी हम मूव करेंगे तो उसमें कट कट की आवाज आएगी जोड़ों में से। और नंबर 3, ड्राइनेस फील होगा, रुक्षता फील होगी। शाम के समय पर ये दर्द जो है ये ज्यादा होगा, और कोई भी तरह का तेल लगाने से ये ठीक होगा, आराम मिलेगा, रेस्ट करने से आराम मिलेगा। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, डीजेनरेशन की वजह से होने वाला, एज की वजह से होने वाला, या ओवर यूसेज की वजह से होने वाले जो जोड़ है, ज्यादातर थकावट हो जाती है, तब भी ऐसे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा जॉइंट प्रॉब्लम जो दिखता है वो दिखता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, जिसको आमवात बोला जाता है आम भाषा में। ये एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है। ज्यादातर 20 से 30 साल के उम्र के लोगों में जो जोड़ों के दर्द शुरू होते हैं, सूजन और स्टिफनेस, इसका सबसे ज्यादा मेन जो सिम्टम रहता है कि सुबह उठते हैं तो बहुत ज्यादा जकड़न हो रखी होती है। जितना रेस्ट करेंगे उतना ये ज्यादा दर्द करेगा, और जैसे जैसे हम एक्टिविटी में लगते हैं वैसे वैसे ही ये जोड़ों का दर्द जो है धीरे 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 करके कम फील होना शुरू हो जाता है। तो ये कफ की वजह से होता है हमारी बॉडी के अंदर। ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ज्यादातर 20 से 30 साल की उम्र में ये शुरू होता है और छोटी उम्र के लोगों को होता है। तो ये तीनों तरह के जो दर्द है, इसको हम घर पर ही बड़े आराम से, बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारे जोड़ों में अगर दर्द हो रहा है तो उसकी वजह क्या है। डॉक्टर अनु, अभी आपने बताया, पहचान बता दी, लेकिन अब आप हमें ये भी जरूर बताइए कि इसका इलाज क्या है? घर पे रहकर हम कैसे ठीक हो सकते हैं? वंदना जी, घर पे रहकर ही ठीक हो सकते हैं एक्चुअली, अगर हम यूरिक एसिड की बात करेंगे खास करके, क्योंकि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम जो है इसको डाइट और लाइफस्टाइल थोड़ा थोड़ा चेंज करने से बड़े आराम से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हमें इसके कारणों पे बात करनी पड़ेगी, तब हमें समझ में आएगा कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम कारणों की बात करते हैं कि किस कारणों से यूरिक एसिड की समस्या हो गई बॉडी में, तो उसमें 2 वजहें होती हैं। नंबर 1, किसी वजह से बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ज्यादा बन गया, वो हमारा खाना भी हो सकता है, और दूसरा हमारी हिस्ट्री भी हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। ये प्राइमरी यूरिक एसिड की जिनको प्रॉब्लम रहती है उनकी बात कर रही हूं मैं, कि हम खाने में प्यूरिन्स या प्रोटीन्स इस तरह की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, जिसमें खास करके नॉन वेजिटेरियन फूड है, सी फूड है, अंडे हैं, और कुछ एक दालें भी मानी जाती हैं, कुछ एक सब्जियां जैसे कि गोभी की सब्जी है। तो इसमें प्यूरिन नाम की एक तत्व रहती है जिसकी वजह से यूरिक एसिड बनता है। तो अगर इनका सेवन हम ज्यादा करते हैं और हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही ठीक से, तो ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा कारण इसका रहता है, और आजकल जो सबसे कॉमन रीजन है वो है मेडिसिन। बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिनका सेवन करने से यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। उनमें 2 मेन दवाएं जो हैं, उनमें एक है ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाई, और दूसरी है जो किडनी में से डायूरेसिस करने के लिए, यानी पेशाब ज्यादा लाने के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं वो। ये 2 दवाइयां लेने की वजह से जो किडनी पानी को ज्यादा बाहर निकाल देती है, ब्लड प्रेशर भी उसकी वजह से कम होता है। तो और अगर किडनी की कोई समस्या है तो तब भी हम डायूरेटिक्स देते हैं। सीकेडी के पेशेंट्स को भी डायूरेटिक खाने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, तो पानी को बाहर निकालने के लिए डॉक्टर्स उन्हें डायूरेटिक्स भी देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और वो फ्लश आउट नहीं कर पाती यूरिक एसिड को। खा नहीं रहे हैं वो इतना, लेकिन बॉडी निकाल नहीं पा रही है, फ्लश आउट नहीं कर रही है, उसको क्लियर नहीं कर पा रही है, इस वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ये 2 मेन रीजन है। अल्कोहल है, शराब पीते हैं लोग, स्मोकिंग करते हैं, बैठे रहते हैं, तो इनसे क्या होता है, अगेन डिहाइड्रेशन और
क्लियरेंस नहीं होगा यूरिक एसिड का, फ्लश आउट नहीं हो पाएगा और बॉडी में ही जमता जाएगा, या तो किडनी में जम जाएगा या जोड़ों में जम जाएगा। तो ये तो रहे इसके कारण। अब कारणों को अगर हम समझ पा रहे हैं तो हम बड़े आसानी से ये समझ जाएंगे कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। घर पे ही यूरिक एसिड को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हम कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं, जैसे कि डाइट में हमने नॉन वेजिटेरियन फूड जो है हमारा ज्यादा है, या फिर जेंडर की भी अगर बात करें तो मेल्स में ये ज्यादा होता है, तो इसे उनको और भी कॉन्शियस रहना चाहिए अपनी डाइट को लेके। सेकंड, एक्टिविटी लेवल। थर्ड, स्ट्रेस। तो ये सारी चीजें कम करना पड़ेगा। डाइटरी चेंजेस अगर कहें तो डाइट में विटामिन सी रिच जो फ्रूट्स रहते हैं, यानी कि जो खट्टे फल रहते हैं, खास करके अगर हम देखें तो उनमें विटामिन सी ज्यादा होता है। चेरीज हैं, नींबू है, इस तरह की कीवी है, ये सारी जितनी भी ऐसे फ्रूट्स हैं ये दो तरह से काम करेंगे। एक, पानी की मात्रा हमारी बॉडी को हाइड्रेट करेगी जो फ्रूट्स के अंदर होती है। दो, ये एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करेंगे, तो इन्फ्लामेशन को कम करेंगे और पेन से हमें तुरंत राहत मिलेगी। और दूसरी चीज जो हमें करनी है वो है कि बहुत सारा हमें पानी पीना है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लोग जो है दवाइयां खाते रहते हैं यूरिक एसिड को कम करने वाली, डाइट चेंजेस भी कर लेते हैं, लेकिन जो पानी की मात्रा लेनी चाहिए उसको फ्लश आउट करने के लिए वो नहीं लेते हैं, इसलिए उनकी यूरिक एसिड की समस्या कभी खत्म नहीं होती है। तो यूरिक एसिड की समस्या को खत्म करना है तो हमें फ्रूट्स ऐड करने हैं जिनमें कि विटामिन सी ज्यादा हो, उसमें खट्टा टेस्ट रहता है जिनमें, उस सब में विटामिन सी अच्छा रहता है। और पानी की मात्रा हमें अपनी बढ़ानी है। पूरा दिन हम सिपिंग करते रहें, एक एक घूंट करके पानी पीते रहें तो बॉडी हाइड्रेट रहेगी और अच्छे से यूरिक एसिड को हर जगह से निकाल के फ्लश आउट कर देगी, क्लियर कर देगी, तो वो हमारे शरीर में जमेगा नहीं। तो बहुत जल्दी हम इस तरह से ठीक कर सकते हैं यूरिक एसिड को घर पे ही बैठ के। जैसा कि आपने बताया कि प्यूरिन की मात्रा कम होनी चाहिए, ऐसे फल खाने चाहिए, ऐसी सब्जियां खानी चाहिए। अगर आम भाषा में मैं आपसे पूछूं कि कौन से सब्जियां खा सकते हैं, कौन सी दालें खा सकते हैं, तो आप हमें उसके बारे में बताइए कि कौन से दाल और सब्जी हम खा सकते हैं। देखिए, बहुत सारी रेंज ऐसी है जिसको हम खा ही सकते हैं। जो बंद की जाती हैं जनरली वो चीजें रहती हैं ज्यादातर जो छिलके वाली दालें रहती हैं वो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसमें प्यूरिन्स ज्यादा रहते हैं। और जिसमें सब्जियों में अगर मैं कहूँ तो जैसे फूल गोभी है तो इनमें प्यूरिन्स की मात्रा ज्यादा रहती है। तो और लोग पालक खाना बंद कर देते हैं, मशरूम्स खाना बंद कर देते हैं, इस तरह की चीजें। और नॉन वेजिटेरियन जो खाना है, खास करके सी फूड है जो खास करके, तो इन सब में प्यूरिन्स की मात्रा ज्यादा रहती है। लेकिन यहाँ पे समझने की जरूरत ये है कि एक दिन पालक खाने से या एक दिन गोभी खा लेने से हमारा यूरिक एसिड की समस्या शुरू नहीं होती है। अगर ऑलरेडी है तो वो उसके सिम्टम्स को बढ़ा सकता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उसको फ्लश आउट करना बॉडी में से। और इस बात का ध्यान रखना कि क्या हम कोई दवाइयां तो नहीं ऐसी खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो क्लियरेंस है यूरिक एसिड की वो सही से नहीं हो रही। इसी वजह से ही जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां खाते हैं लोग और जो किडनी की दवाइयां खाते हैं उनका यूरिक एसिड अगर आप देखें तो 8, 10, 11, 12 इतना भी रहता है। तो यही दो चीजें हैं। और बहुत ही सिंपल खाने का थंब रूल है उसमें, अगर आपको दालें खानी है तो उसको पहले आप भिगो के अच्छे से उसको जो है स्टीम करें, उबालें और फिर उसको खाएं और खूब पानी पिए ताकि वो फ्लश आउट भी कर सकें। अगर किसी को अचानक से यूरिक एसिड का दर्द उठ जाए तो उस वक्त क्या करना चाहिए? अगर तो एकदम से ही दर्द उठ गया है तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज उस समय जो की जा सकती है वो है कि एक जो ईंट रहते हैं, लाल वाले ईंट रहते हैं, उसको हम आग में गर्म करके पूरा तपा के, लाल तपा के उससे सिकाई करेंगे तो बहुत आराम लगता है यूरिक एसिड की अगर दर्द हो रही है। दूसरी चीज जो हम तुरंत से कर सकते हैं वो है कि गिलोय का काढ़ा बना के पी लीजिए। जो गिलोय रहती है वो हमारे आसपास बड़ी आसानी से मिल जाती है,
सीजन में है तो ये बहुत तेजी से फैलती है, अपने घर में हम लगा के रख सकते हैं इसको। अगर सीजन में नहीं है, जैसे सर्दियों में ये मुरझा जाती है, तो इसकी हम जो सीजन में इसकी जो डंडियां हैं वो काट के रख सकते हैं और सर्दियों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका काढ़ा बना के तुरंत से पियेंगे तो उसके दर्द में काफी हमें आराम मिलेगा तुरंत से। इसके अलावा हमारी किचन की शेल्फ पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वंदना जी, जो कि हमें यूरिक एसिड से बचाने में और इसको ठीक करने में हमारी बहुत हेल्प करती हैं। उनमें से जो मुख्य हैं वो मैं आपको बताती हूँ, और वो कैसे काम करती है मैं ये भी बताती हूँ हमारे जो दर्शक सुनने वाले हैं, ताकि वो समझ सकें कि किस चीज को कब इस्तेमाल करना। सबसे ज्यादा जो इसमें ज्यादा काम करता है वो है काली मिर्च। काली मिर्च जो है और हल्दी, इसका जो कॉम्बिनेशन है खास करके, क्योंकि काली मिर्च में पेप्रिन होता है, हल्दी में करक्यूमिन होता है, तो ये दोनों मिलके एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी भी रहते हैं, मतलब सूजन को भी कम करेंगे, इन्फेक्शन को भी कम करेंगे और एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह भी काम करेंगे। और सबसे ज्यादा जो काली मिर्च काम करती है कि हम कोई भी सप्लीमेंट खा रहे हैं या कोई भी दवा खा रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है जो काली मिर्च है। इसलिए इसको रेगुलरली अपने डाइट का हिस्सा हमें बनाना चाहिए। कच्चा सब्जियां जो हम खा रहे हैं या कच्चा फल खा रहे हैं उसके ऊपर हम इसको थोड़ा स्प्रिंकल करके अपने खाने में शामिल कर सकते हैं रोज। और गिलोय का काढ़ा जब बनाया है तो उसमें भी थोड़ा सा डाल के हम इसको पी सकते हैं। और हमारी किचन में अदरक रहती है, अदरक भी एंटी इन्फ्लामेटरी है, सूजन को कम करता है, पेन को रिड्यूस करता है, जॉइंट पेन्स में ये बहुत अच्छा काम करता है। चाहे जॉइंट पेन का कारण कुछ भी रहे, चाहे वो गाउट रहे, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस रहे, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहे। और इसी तरह से लहसुन है, लहसुन में एलिसिन होता है, वो भी जो है वो इस तरह के सेल्स बनाता है हमारी बॉडी में, वो जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करते हैं और जो भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए लहसुन को डाइट में शामिल करना भी एक बड़ी समझदारी की बात है अगर गाउट की प्रॉब्लम है या किसी भी तरह के जॉइंट्स की प्रॉब्लम है तो ये चीजें हमारी किचन में बड़े आराम से होती हैं। दालचीनी है, दालचीनी हमारे मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करती है, इसलिए उसको भी डेली बेसिस पर हमें कंज्यूम करना चाहिए। वैसे तो अगर हम देखें तो ये सारे मसाले हमारी डाइट का हिस्सा ही हैं, लेकिन जिनको समस्या है वो इनको एक दवा की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से? जब वो कच्चा फ्रूट खा रहे हैं उसके ऊपर ये थोड़ा स्प्रिंकल करके खाना अगर हम शुरू कर देंगे तो इतना करने भर से भी गाउट की प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। क्या मीठा खा सकते हैं? देखिए, मीठा खाने से भी यही मैं बोलूंगी कि जैसे वाटर की जो रिटेंशन है वो ज्यादा होगा बॉडी में तो वो फ्लश आउट करने में दिक्कत देगा, इसलिए मीठा भी कम खाना चाहिए। और मीठा ऊपर से तो खाना ही नहीं चाहिए। ऑलरेडी हम जो फ्रूट खा रहे हैं उसमें नेचुरल शुगर्स हैं, जो हम अनाज खा रहे हैं उसमें भी शुगर्स हैं, तो जो चीनी खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, ऊपर से हम मीठा खा रहे हैं, एक्चुअली उसकी हमारे शरीर को जरूरत ही नहीं है। जितने शुगर्स हमारे शरीर को चाहिए वो नेचुरली ही जो भी भोजन हम खाते हैं उसमें रहती है। ऊपर से हम डाल डाल के जो खाते हैं वो दवा को भी असर नहीं करने देगा और बीमार भी करेगा, क्योंकि वो हर सेल को जाके सैचुरेट करता है, उसमें जम जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा शुगर फैट बढ़ाएगा, इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को खराब करेगा और इन टर्न हर हार्मोन को खराब करने में जो शुगर्स का सबसे बड़ा रोल रहता है। इसलिए शुगर से तो जितना हो सके बच के रहना चाहिए। क्या इसमें कच्ची हल्दी खाई जा सकती है? कितना फायदेमंद होती है कच्ची हल्दी? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि इसमें कच्ची हल्दी ही ज्यादा कारगर है। जो कच्ची हल्दी के गुण हैं वो ही यूरिक एसिड की समस्या से लड़ने में ज्यादा सहायक होते हैं रादर देन की जो पाउडर्ड हल्दी हम यूज करते हैं उससे। कच्ची हल्दी की एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी दोनों प्रॉपर्टीज हैं, पेन को भी ये काम करता है, तो इसलिए क्योंकि एंटी इन्फ्लामेटरी होने की वजह से ये दर्द को भी कम करता है। तो कच्ची हल्दी मिले तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है, इसलिए कोशिश यही करें कि कच्ची हल्दी खाएं। उसको कद्दूकस करके खा सकते हैं, उसका जूस निकाल के चम्मच में पी सकते हैं, उसको चबा के खा सकते हैं, बहुत ही आसान है इसको कंज्यूम करना।
तो कच्ची हल्दी जो है वो ज्यादा बेटर है डेफिनेटली। इसके अलावा क्या डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज किया जा सकता है? जैसे दूध है, दही है, घी है, इनका प्रयोग कर सकते हैं? दूध, दही और डेयरी प्रोडक्ट्स भी ऐसा माना जाता है कि जो इसमें प्यूरिन्स रहता है, प्रोटीन्स रहते हैं, इसलिए नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर हम कहें तो दूध में अगर हम गिलोय डाल के उबाल के पका के उसको पीते हैं तो ये सबसे बढ़िया दवा बनती है यूरिक एसिड को ठीक करने की। और लेकिन वो जो दूध है वो केवल और केवल देसी गाय का होना चाहिए, और कोई भी जो दूध रहेगा उसमें जो प्रोटीन्स रहते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान करेंगे। जो गाय का, देसी गाय का दूध है वो नुकसान नहीं करता है। डॉक्टर अनु, आज आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आप हमें ये भी बताइए साथ ही साथ कि अगर किसी को यूरिक एसिड होता है तो किचन उसके लिए कितनी हेल्पफुल होती है, क्योंकि आपकी जो पीछे लाइन लिखी हुई है वो यही लिखा हुआ है कि हेल्थ इन योर किचन। तो इसके बारे में आप हमें बिल्कुल बताइए। मैं इसके बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि जब मैं कॉलेज में ही थी, अभी पढ़ रही थी, बहुत पुरानी बात है ये, तो तभी ये जो टैगलाइन है हेल्थ एट योर किचन, इसी को लेकर एक एग्जीबिशन किया गया था हमारे कॉलेज में। तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट मेरे मन में, मेरे माइंड में बैठ गया। और क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर मेडिकल कॉलेज के अंदर इस कॉन्सेप्ट को लेकर हर बीमारी के ऊपर, यहाँ तक कि कॉन्ट्रासेप्शन में भी बहुत सारे जो स्टॉल्स थे लगाए गए, लेकिन सबका जो थीम था वो यही था कि हेल्थ एट योर किचन, कोई भी समस्या है उसको किचन से कैसे ठीक करना। तो वहीं से मैंने इस चीज को सीखा और आज तक मैं इसको साथ ही लेके चल रही हूँ कि जो स्वास्थ्य है वो छुपा ही हमारी रसोई में हुआ है। जो भी हम रसोई में खाते हैं वो हमारी दवा है, वो हमारा ट्रीटमेंट है, वो हमें ठीक रखने के लिए भी और हमें ठीक करने के लिए भी, दोनों के लिए अगर हम सोचें तो सबसे बेस्ट हमारा किचन है। और हमारी जो इंडियन किचन हैं खास करके, उसके शेल्फ्स पर जो मसाले हम इस्तेमाल करते हैं, जो कॉन्डिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, ये इनकी मेडिसिनल वैल्यू है। और हर एक फूड जो है ये एक साइंटिफिक कॉम्बिनेशन है। मैं हमेशा एक एग्जांपल कोट करती हूँ कि जैसे आलू बैंगन की सब्जी हम खाते हैं, तो क्या कभी किसी ने ऐसे सोचा कि इन दोनों को मिक्स करके क्यों बनाया जाता है? किसने ऐसे किस लिए कहा जाता है कि ये आलू बैंगन की सब्जी खाना चाहिए? क्योंकि दोनों के जो नेचर है, एक गर्म है एक ठंडा है, एक में प्रोटीन है एक में आयरन है, एक दूसरे की ऑब्जॉर्प्शन के लिए वो चाहिए। तो ये बड़े साइंटिफिक कॉम्बिनेशंस हैं जो भी हम भोजन खाते हैं, बहुत ही साइंटिफिक कॉम्बिनेशंस हैं। तो इसलिए जितना हो सके जो सीजन के हिसाब से हम सब्जियां पकाते हैं उसमें जो ट्रेडिशनली हमें बताया जाता है कि ये मसाला डाल के बनाना चाहिए, उसको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और अपनी किचन की शेल्फ पर पड़ी हुई हर एक चीज की मेडिसिनल वैल्यू जानने की, सीखने की हमें रोज कोशिश करते रहना चाहिए। यूरिक एसिड में सवेरे के समय हल्के गर्म पानी के अंदर नींबू डाल के पीना कितना उचित होता है? बहुत अच्छा होता है। बहुत लोगों को ये मिथ है कि यूरिक एसिड में नींबू नहीं खाना चाहिए, जबकि यूरिक एसिड में नींबू बहुत ही रिलीफ देता है पेशेंट को। जो इसकी प्रॉपर्टी रहती है, जैसे पहले भी हमने देखा कि जो विटामिन सी रहता है नींबू के अंदर, वो इसको फ्लश आउट करने में, इसको क्लियर करने में, यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालने में बहुत हेल्पफुल होता है। और जो उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है उसकी वजह से पेन जो है वो कम होता है, इन्फ्लामेशन जो है वो कम रहती है। तो इसलिए यूरिक एसिड के पेशेंट के लिए नींबू पीना बहुत अच्छा रहेगा। यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो वो और कौन सी बीमारियों को जन्म दे सकता है? देखिए, यूरिक एसिड जो है किडनीज को भी डैमेज करता है, हमारे लीवर को भी डैमेज कर सकता है अगर ये बहुत सारी मात्रा में बढ़ता रहा। और जॉइंट्स की तो प्रॉब्लम हमने आज इतनी सारी चर्चा इस पे की ही है। तो इस तरह से कोई भी चीज जिसको डेली बेस पे हमारे शरीर से बाहर निकालना है, अगर वो नहीं निकल रही और अंदर ही इकट्ठी हो रही है, तो वो हर जगह पे जाके जम सकता है, जहां भी उसको जगह मिलेगी। और जहां पर भी वो इकट्ठा होगा वहां नुकसान ही करेगा, कोई ना कोई बीमारी ही करेगा। तो ऑर्गेन्स को डैमेज करने में यूरिक एसिड जो है एक जहर की तरह काम करता है। डॉक्टर अनु, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। उम्मीद है दर्शकों को बहुत पसंद आएंगी। आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।